हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द व्लॉग। ये है मेरा फोर्थ व्लॉग जो मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। आज है जनवरी 14 2021 और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं टोरंटो में हूँ, तो ओंटारियो प्रोविंस कनाडा का आज से स्टेज 2 इमरजेंसी में चला गया है, रिजल्टिंग टू विच अब से हम लोग सभी एक प्रॉपर लॉकडाउन के अंदर हैं, जो अभी एटलीस्ट 28 डेज़ के लिए इफ़ेक्टिव है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए आप लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपका वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल विजिट हो। लाइक अगर आपकी कोई डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, आपको मेडिसिन लेने जाना है, आपको ग्रॉसरी करने जाना है, या फिर आपको किसी एक ऐसे ऑफिस में काम करते हो या किसी ऐसे एसेंशियल चीज़ के अंदर आप काम करते हो जिसके लिए आपको ऑफिस से काम करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आपको बैंक जाना है तो ही आप घर से बाहर निकल सकते हो। और किसी पर्पज़ के लिए अगर आप बाहर निकलते हो, चाहे वो लेजर एक्टिविटी है या आप बाहर घूमने के लिए निकलते हो, तो पुलिस आपको रोककर कभी भी टिकट दे सकती है। कनाडा के अंदर चालान को टिकट कहा जाता है, तो इस वजह से पुलिस जब भी आपको रोकती है और आपका कोई भी वायलेशन होता है तो वो आपको टिकट देती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम लोग एक स्टेज 2 इमरजेंसी में और दोबारा से लॉकडाउन में हैं, तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और जैसे मैंने स्टार्ट की थी अपनी ये व्लॉगिंग, और मैंने स्टार्ट किया था कि वंस इन अ वीक आई ट्राई टू गो टू सम प्लेस एंड ट्राई टू एक्सप्लोर इट, और आप लोगों को वहाँ से कुछ एक चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा जो अभी मेरे लिए थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। तो इसी वजह से आई वॉज थिंकिंग कि क्या किया जाए। तो बिकॉज़ जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मेरे बहुत से कलीग्स मुझे यही बात बोल रहे थे कि शेयर योर जर्नी, कि हाउ यू मूव टू कनाडा, हाउ योर लाइफ वाज इन इंडिया, हाउ योर लाइफ इज़ इन कनाडा। बिकॉज़ उससे उन लोगों को भी एक आइडिया मिलेगा कि मैं किस स्टेटस पे हूँ अभी कनाडा में, और कैसी मेरी लाइफ है कनाडा के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मेरा मेन फोकस आप लोगों के साथ वही सब मेन चीज़ें शेयर करने का रहेगा कि मैं लाइफ इंडिया में कैसी थी और अभी कनाडा में मेरी लाइफ कैसी है। तो मैं इंडिया के अंदर एक बैंक के लिए काम करता था जिसका नाम था सिंडिकेट बैंक। आज की डेट में वो कैनरा बैंक बन गया है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी थी। मैंने उस बैंक के लिए 4 इयर्स काम किया और वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ जब मुझे यहाँ मूव होना था। मैं जब कनाडा के अंदर मूव हुआ तो मैं एज एन परमानेंट रेजिडेंट मूव हुआ था। बहुत से लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। मैं एज एन स्टूडेंट आया हूँ कि मैं वर्क परमिट पर हूँ। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मैं एज एन परमानेंट रेजिडेंट मूव हुआ था कनाडा का, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट का एक एक्सप्रेस एंट्री नाम से प्रोग्राम है जिसको हम यूजली एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं, बट उस प्रोग्राम का नाम है फेडरल स्किल्ड वर्कर्स इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो कैनेडियन गवर्नमेंट रन करती है। तो रीजंस क्या थे मेरे कनाडा मूव होने के? वो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से पर्सनल रीजंस थे। बिकॉज मेरी इंडिया में वेल सेटल्ड लाइफ थी, भगवान की दया से अच्छी जॉब थी, और आई वॉज मोर देन हैप्पी विद द काइंड ऑफ लाइफ आई वॉज लिविंग देयर इन इंडिया। एंड विद गॉड्स ग्रेस एवरीबडी इन माई फैमिली वॉज हैप्पी विद माई जॉब। और लाइक मेरा ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ वो लोग 2017 में ही कनाडा मूव हो गए थे, जबकि मैं 2019 में मूव हुआ हूँ। तो उनके मूव होने के बाद चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत चेंज होने लगी, क्योंकि जब वो लोग यहाँ मूव हुए तो मेरे लिए लाइफ थोड़ी सी वहाँ डिफरेंट हो गई, क्योंकि हम लोग सभी साथ थे, गुड़गांव में रहते थे। तो मैंने उस टाइम पर ट्राई किया कनाडा मूव होने के लिए, और मैंने अपना इस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर किया। मेरे ब्रदर ने मुझे पूरा गाइड किया एंड वॉज माई कंसल्टेंट, उसने मेरा सब कुछ किया। ही गाइडेड मी हाउ आई हैव टू डू द थिंग्स एंड हाउ आई नीड टू डू द थिंग्स, सो जो मेरे लिए बहुत काम आई। सबसे पहला फैक्टर कनाडा मूव होने के लिए जो होता है वो ये होता है कि आपकी एज कितनी है। व्हेन आई मूव टू कनाडा एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट आई वाज 26 एंड मैंने अपना प्रोसेस सब कुछ स्टार्ट किया था उस टाइम पर। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपका, अगर फेडरल स्किल वर्कर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका होता है एज। तो मेरे पास एज मेरी कम होने की वजह से मैं एज ब्रैकेट के अंदर था, तो मुझे एज के फुल पॉइंट्स मिल गए थे। दूसरी चीज़ होती है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। यूजुअली कहा जाता है आइडली अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपके पॉइंट्स अच्छे बन जाते हैं। बिकॉज मेरा 3 years और मोर एक्सपीरियंस था, तो मुझे उस चीज़ के पॉइंट्स मिल गए थे। उसके साथ एक और फैक्टर जो मैटर करता है वो होता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। मैंने अपना बैचलर्स इन कॉमर्स दैट इज़ बीकॉम पूरा किया था 2014 में। तो जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो बैंक से परमिशन लेके साथ में मुझे था कि मुझे साथ में थोड़ा सा और पढ़ना है, तो विद बैंक्स परमिशन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल। मैंने अपना मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया था बिकॉज ऑफ बैंक। तो वो
मेरा एक तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ बाद में प्रूव हुई, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जब मुझे कनाडा मूव होना था तो उस टाइम पर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं, तो उसके मुझे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिल गए थे जब मुझे अपना कट ऑफ बनाना था, अपना स्कोर कैलकुलेट करना था। उसके साथ एक जो मेजर थिंग आपकी मैटर करती है अगर आपको इस प्रोग्राम के थ्रू मूव होना है, तो वो होती है कि हाउ वेल यू कैन कम्युनिकेट। कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो आप, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग आपकी कैसे हैं। तो उस चीज़ के लिए मुझे एक एग्ज़ाम देना पड़ा था जो होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, दैट इज़ आईएलटीएस। तो वो मुझे एग्ज़ाम देना। अब आईएलटीएस के अंदर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, टोटल जो सभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो ऑन अ बैंड ऑफ 9 होती हैं जब आप एग्ज़ाम देते हो। तो अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट अप करना है एक्सप्रेस एंट्री के लिए, एक आइडियल नंबर कहते हैं जो होता है 8777, जिसके अंदर आपको लिसनिंग के अंदर 8 बैंड्स लाने ज़रूरी होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर आप 7 बैंड्स ला सकते हो। अगर आपके ये बैंड्स आ जाते हैं तो आपका पॉइंट, आपका जो स्कोर होता है बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है एक्सप्रेस एंट्री के लिए। उसके साथ एक और फैक्टर होता है कि आपके साथ कितने लोग यहाँ मूव होंगे। जब मैंने अपनी फ़ाइल पुटअप की थी तो मेरे साथ किसी को नहीं मूव होना था, तो इस वजह से मेरे साथ कोई सेकेंडरी एप्लीकेंट नहीं था, तो मैं प्राइमरी एप्लीकेंट था, तो सब चीज़ें मेरी ही लगी थी। आपकी डिग्रीज़ जो होती हैं वो आपको इवैल्यूएट करवानी ज़रूरी होती हैं कनाडा के हिसाब से उसकी इक्विवेलेंसी क्या है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक इंस्टीट्यूशंस को वो इक्विवेलेंसी के लिए दिया हुआ है कि जहाँ पर आप अपनी डिग्रीज भेज के इवैल्यूएट करवा सकते हो। तो वो आपको उनके ट्रांसक्रिप्ट्स और उनका इवैल्यूएशन स्कोर और इवैल्यूएशन शीट लगानी पड़ती है, जिसके अंदर दिखाते हैं कि आपकी जो डिग्री, अगर इंडियन डिग्री है तो उसकी यहाँ पर इक्विवेलेंसी क्या है, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर अगर आप मूव होते हो तो। उसके साथ होता है आपको कुछ फंड्स दिखाने पड़ते हैं जो अगर आप इंडिविजुअली मूव हो रहे हो तो अराउंड 12,000 कैनेडियन डॉलर्स होते हैं, जो आपको दिखाना पड़ता है कि अगर आप यहाँ मूव होगे तो आप उतना कैरी करोगे, यहाँ इतना आपके पास है। उसका रीज़न ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि जैसे ही आप यहाँ मूव होगे ऑब्वियसली आपको आते ही जॉब तो नहीं मिलेगी, कुछ टाइम लगता है, आपको स्ट्रगल करते हो आप जॉब ढूंढने में और हर चीज़ सेटल होने में। तो एटलीस्ट आपके पास इतने फंड्स हों कि आप 3 4 5 महीने तक अपने सारे एक्सपेंसेस को कवर कर सको। सो बहुत वेल प्लान तरीके से हर चीज़ होती है। और साथ में 2 चीज़ें और मान जो कंसिडर होती हैं, जो चाहिए होती हैं, वो होता है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि आपके पास आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं चल रहा है और आपकी कंट्री के अंदर आपके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिस वजह से आपको कैनेडियन गवर्नमेंट आपकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करे। और एक चीज़ होती है मेडिकल, कि आप मेडिकली फ़िट हो, आपके पास आपको कोई इस टाइप की डिजीज़ नहीं है जो आगे स्प्रेडेबल हो, या फिर कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो मेडिकल के अंदर कवर होते हैं, तो वो चीज़ें आपको फर्निश करनी होती हैं। देन ये सब होता है आपका इनविटेशन टू अप्लाई आने के बाद, जिसको ITA कहते हैं। तो जब आपको अपनी प्रोफाइल सबमिट करनी होती है, मेन चीज़ आपको चाहिए होता है आपका आइल्स का स्कोर, आपकी डिग्रीज़ की इवेल्युएशन कि आपकी डिग्री किसके इक्विवेलेंट है, आपकी जॉब कितने टाइम आपने किया और किस NOC के अंदर वो जॉब आती है, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर लैंग्वेज के कितने पॉइंट्स आपके बनते हैं। ये चीज़ें आपके पास पहले ही तैयार होनी ज़रूरी होती हैं जब आपको एक्सप्रेस एंट्री की फ़ाइल पुटअप करनी होती है। इस चीज़ के बारे में और लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप लिंक्स उठा सकते हो और वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हो, जहाँ पर आप अपना स्कोर खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका स्कोर किस हिसाब से बनता है अगर आप कनाडा के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। क्योंकि आज की डेट में कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अगर आपको ITA चाहिए तो करंटली अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ तो 468 टू 472 के आसपास कट ऑफ चल रहा है। जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पर कट ऑफ का एवरेज था 448 टू 450 का। तो ये फैक्टर्स होते हैं अगर आपको कनाडा मूव होना है एज एन एक्सप्रेस एंट्री, तो ये चीज़ें आपकी ज़रूरी होगी। और आगे आने वाली वीडियोज़ में अगर आप मुझे चाहोगे कि मैं आप लोगों के साथ इस टाइप के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, तो डेफिनेटली आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विद यू। So, this is me, Karan, signing off for today. Thank you very much for watching this video. Jai Hind.